सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड नेट अथवा बीपीएससी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने साहित्य इतिहास के काल विभाजन, साहित्य इतिहास ग्रंथों, साहित्य का इतिहास क्या है और साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथों आदि पर चर्चा की। और वह चर्चा अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार देख सकते हैं। और आज की पाठचर्या में हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे। आदिकाल के संदर्भ में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और आज की पाठचर्या में हम लोग एक आदिकाल का पूरा खांचा देखने वाले हैं कि आदिकाल में वो कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं या जिन पर हमें अध्ययन करना है। तो आदिकाल को कैसे वर्गीकृत किया जाए, ये सारी चीजें आपके जहन में पड़ी रहे हैं, तो इसके लिए हमने दो तरीके अपनाए। पहला तो ये है कि हम लोग आदिकाल को सीधे सीधे ऐसे देख सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने इसको जो है चार प्रकरणों में विभक्त किया है। पहला प्रकरण था सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य और चौथा फुटकल साहित्य। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो परंपरा और फाग साहित्य तथा फुटकल साहित्य को जो है रख सकते हैं। बस इतना खाका आपके दिमाग में होना चाहिए और आज इसी खाके पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह पाठचर्या आपको पूरे आदिकाल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करेगी, जिसमें आपको ये याद रखना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चीजों को आप जब एक सीरियल के साथ पढ़ते हैं और एक क्रम के हिसाब से निर्धारित करते हैं तो वो अध्ययन आपको काफी बेहतर दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग आदिकाल का वर्गीकरण देखते हैं। आदिकाल का वर्गीकरण, आदिकाल को हम लोग शुक्ल जी के अनुसार देखें। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने क्या किया है कि आदिकाल को प्रकरण एक जिसमें सामान्य परिचय नाम दिया उन्होंने, सामान्य परिचय, जहां से उन्होंने आदिकाल का आरंभ, आदिकाल की समय सीमा और हिंदी साहित्य का आविर्भाव, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की है। प्रकरण दो है, प्रकरण दो, प्रकरण दो में क्या किया है उन्होंने कि प्रकरण दो में अपभ्रंश काव्य को रखा है। अपभ्रंश का प्रकरण तीन क्या है, प्रकरण तीन में उन्होंने देश भाषा काव्य को रखा। और प्रकरण चार आपका फुटकल साहित्य। ये तो वर्गीकरण हम लोग शुक्ल जी के अनुसार देख रहे हैं। इन पर चर्चा हम लोग आगे की पाठचर्या में करेंगे। आज केवल देख रहे हैं कि क्या क्या है। अब इसके बाद इसको अध्ययन और सुविधा के अनुसार हम लोग पूरे आदिकाल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या क्या है। तो अपभ्रंश साहित्य में अगर आप देखें, अपभ्रंश साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य में आप प्रमुख रचनाकारों में देखेंगे जोइंदु या योगेंद्र। इनकी प्रमुख रचनाओं में परमात्म प्रकाश, योग सार, अक्सर पूछी जाती रचनाएं हैं, योग सार हैं। इनके बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं अपभ्रंश साहित्य में हम किन किन को रख सकते हैं याद करने की दृष्टि से। तो जोइंदु हो गए, स्वयंभू रचनाकार हो गए, स्वयंभू, स्वयंभू
को जो है हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है, और इनके स्वयंभू का जो रामायण है उसको हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। स्वयंभू की चर्चित रचनाओं में आप देखते हैं इनका समय काल 783 ईस्वी ठहरता है। और पौम चरियु इनकी रचनाओं में पौम चरियु, रेठणेम चरियु, रेठणेम चरियु तथा स्वयंभू छंदस, अक्सर ये रचनाएं पूछी जाती हैं। विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद आप रख सकते हैं आप ग्रंथ साहित्य में पुष्पदंत को। पुष्पदंत, धनपाल, पुष्पदंत हो गए, धनपाल हो गए, हेमचंद्र हो गए, जिनदत्त सूर्य हो गए, सोम प्रभु सूर्य हो गए, सोम प्रभु सूर्य, सोम प्रभु सूर्य, जैनाचार्य मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग, फिर इसके बाद अब ग्रंथ साहित्य के बाद हम लोग सिद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं। सिद्ध साहित्य दूसरा खंड इसका, पहला खंड आपका अभ्रंश साहित्य था और दूसरा इसका सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों का वर्णन है, और जिसमें प्रमुख रचनाकारों में आप सरापा, सरापा या सरापात, सरोज, सबरपा, लुईपा, कणापा, डोमिपा आदि साहित्यकार की रचनाओं को पढ़ेंगे। इनके संदर्भ में थोड़ा जो है जो परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे हम लोग। तो सिद्ध साहित्य हो गया, और सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, ग में आप रख सकते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंतर्गत नवनाथों को पढ़ेंगे आप। नवनाथ हैं, नवनाथों में गोरख सिद्धांत के अनुसार अगर नाथों की संख्या देखी जाए, गोरख सिद्धांत, गोरख सिद्धांत के अनुसार नवनाथों में नागार्जुन, जड़ भरत, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर,
और मलयार्जुन। मलयार्जुन ये नवनाथ गोरज सिद्धांत के अनुसार हैं। गोरज सिद्धांत के अनुसार हैं। और रामकुमार वर्मा के अनुसार। रामकुमार वर्मा के अनुसार। रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चरकानंद भी इन्हें कहते हैं। चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भरथरी, या भरतनाथ, और गोपीचंद नाथ। गोपीचंद, ये नवनाथ नाथ साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ से अक्सर प्रश्न उठते रहते हैं। गोरख जगाए जो भगत भगाए, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आदिकाल में फिर हम लोग देख लेते हैं जैन साहित्य को। जैन साहित्य। जैन साहित्य में आचार्य देवसेन को ले सकते हैं। शाल भद्र सूर्य को अक्सर प्रश्न आते हैं। आसगु कवि, विजय सेन सूर्य, जैन साहित्य के बाद काफी चर्चित है रासो साहित्य। रासो साहित्य को कहीं कहीं चारण साहित्य भी कहा जाता है। और इसी रासो साहित्य के आधार पर 12 रासों के आधार पर आदि काल का नामकरण वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने दिया। इसमें हम लोग प्रमुख रासो ग्रंथों को पढ़ेंगे। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो हो गया, उसकी प्रमाणिकता और प्रमाणिकता, इस पर चर्चा आपको करनी होगी और इस पर आप प्रश्न तैयार करेंगे। तो खुमाण रासो हो गया रासो ग्रंथों में। खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं पृथ्वीराज रासो से। इस पे जो है इसकी प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और अप्रामाणिकता, तीनों से प्रश्न बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वीराज रासो। चर्चा करेंगे इस पे हम लोग। इसके बाद विजयपाल रासो। विजयपाल
रासो, विसल देव रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो जगनिक का अक्सर प्रश्न उठता है। परमाल रासो इसी का आलाखंड, जो आलाखंड नाम से जो है, आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने जो है, चार्ल्स इलियट ने फर्रुखाबाद के भी तत्कालीन जिलाधीश थे, तो आलाखंड नाम से इसका एक खंड प्रकाशित करवाया था। जगनिक की रचना है। रासो साहित्य के बाद हम लोग चर्चा करेंगे फुटकल साहित्य पर। फागु साहित्य के अंतर्गत जैसे फागु साहित्य है, फाग साहित्य में आपका नेमिनाथ रास, नेमिनाथ फाग और बसंत विलास, बसंत विलास प्रश्न उठता है कभी कभी यहाँ से भी। और फाग साहित्य के बाद जो है कुछ फुटकल साहित्य में, फुटकल साहित्य, फुटकल साहित्य में हम लोग अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, विद्यापति को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ गद्य साहित्य को देख लेते हैं, आदिकाल के गद्य साहित्य को। तो इसमें कुबलय माला कथा, कुबलय माला कथा, उद्यतन सूर्य का है, द्योतन सूर्य का है, राउरवेल रोड़ा कवि का, रोड़ा कवि का, राउरवेल। अब प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते हैं। इसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। इत, इतना अगर तैयार करते हैं आप तो आदिकाल को काफी कवर कर लेंगे। और वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। 9वीं सदी की रचना है कुबलय माला कथा। और 10वीं सदी की है राउरवेल, 10वीं सदी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है एक तरह से, 12वीं सदी का, 12वीं सदी का। और 14वीं सदी की रचना है वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की। सब मिला जुला करके आप आदिकाल को इस तरह से रखिए दिमाग में। आदिकाल के 4 प्रकरण शुक्ल जी ने किए। सामान्य परिचय पहले में दिया उन्होंने, फिर अपभ्रंश का, देश भाषा का, फुटकल साहित्य। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने पहले खंड में अपभ्रंश साहित्य को रखा है, जिसमें जोइंद हैं, स्वयंभू हैं, और पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, हेमचंद्र हैं, जिनदत्त सूर्य हैं, सोमप्रभ सूर्य हैं, जैनाचार्य निरतुंग हैं। इसके बाद सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों, सरापा, सबरपा, लुईपा, कणापा, डोमिपा आदि की रचनाएं और इनके जन्म और इनसे संबंधित तथ्यों को। नाथ साहित्य में देखेंगे नवनाथों को, जिसमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन में इंपॉर्टेंट के रूप में आप गोरखनाथ को रख सकते हैं। गोरखनाथ से और मत्स्येंद्र नाथ से अक्सर प्रश्न उठता है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ से। पीताम्बरगढ़ बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया। इसके बाद नवनाथों को राम कुमार वर्मा ने किनको किनको माना है, उसकी लिस्ट आपको दी गई थी।
इसके बाद हम लोग उसको भी देख लीजिए। राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरी और गोपीचंद, इनको रखा है। इसके बाद जैन साहित्य में कुछ प्रमुख जैन कवियों में आचार्य देवसेन, सालभद्र सूर्य, आसफ कवि और विजय सेन सूर्य। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ये एक खांचा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है आपके लिए कि स्ट्रक्चर आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि हमें आदिकाल में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है। जब आपका मस्तिष्क इस तरह से प्रिपेयर रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे तथ्यों को रिवाइज रखना है दिमाग में, जब आप एक डायग्राम तैयार कर लेंगे, डायग्राम में पढ़ेंगे, तो फिर उस डायग्राम में केवल सूचनाएं आपको ऐड करनी होंगी कि जो कवि हैं उन कवि के संदर्भ में, उनके पिता माता जन्म, उनकी रचना, बस इसको दिमाग में रखना होगा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं एक डायग्राम बनाने का। अगर आपको अच्छा लगेगा इससे भी बेहतर डायग्राम तैयार करने का, तो आप स्वतंत्र हैं। फिर रासो साहित्य को हम लोग देख लेते हैं। तो रासो साहित्य को पढ़ेंगे, 12 रासो ग्रंथ हैं। और उसके अलावा जो है कुछ प्रमुख रासो ग्रंथों में जैसे पृथ्वीराज रासो है, विसल देव रासो है, इन पर प्रश्न बनते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता पर चर्चा। और इसके बाद प्रमुख विद्वानों के कुछ प्रमुख कथनों को भी देखेंगे हम लोग। फाग साहित्य है, फुटकल साहित्य में अमीर खुसरो को देख लेंगे, अमीर खुसरो को, विद्यापति को। और इसके अलावा कुछ गद्य साहित्य के अंतर्गत रचनाओं को रख सकते हैं आप, जिसमें जैसे कुबले माला कथा हो गई, राउर वेल हो गया, उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया, वर्ण रत्नाकर हो गए। तो ये सारी चीजें आदिकाल में हैं। इसके अलावा भी कुछ जो छूट रहा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, अथवा हम लोग जो है पाठचर्या करते समय करेंगे। तो आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था पूरे आदिकाल का एक स्ट्रक्चर तैयार करना। और मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो पूरा आदिकाल आपके मस्तिष्क में घूमता रहेगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी पाठचर्या आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। आपके विचारों से ही हमें पता चलता है कि आपकी पाठचर्या में क्या सुधार करना चाहिए, कैसी पाठचर्या लानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक आपका सहयोग करूं और आप तक तथ्यों को नियमित पहुंचाने में सफल रहूं। तो एक शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।